नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ शख्सियत पे बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। भरतपुर से हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, समाज सेवी हैं और गौ भक्त भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यश अग्रवाल जी की। यश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। नमस्ते श्वेता जी। आपके इस सफ़र को जब देखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, साथ में समाज सेवा भी करते हैं, गौ भक्त भी हैं, राजनीति से भी कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं। अपने इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? क्या है जो जीवन में अभी पाना बाकी है? श्वेता जी, ठाकुर जी की कृपा से जीवन में जो जो सोचा सब कुछ ठाकुर जी ने हमें दिया। हमारी फैमिली भरतपुर में 1948-49 में गांव सीलमपुर से माइग्रेट करके आई थी और दादाजी वहाँ पर एक आड़तिया के रूप में उन्होंने शुरुआत करी अपने जीवन की। और नई मंडी में जो आज हमारा जो सरसों की जो आड़त मंडी है, वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने दुकान लगाई। फिर 57 में बाढ़ आई तो मोदीज़ की वहाँ पर एक ऑयल मिल चलती थी, जो वो ख़त्म हो गई थी, मतलब तो उसके बाद मोदीज़ ने उनको माइग्रेट कर गए वो वापस मोदी नगर, तो वो दादाजी ने ख़रीद ली। तब 1959 में जो हम आज इंजन ब्रांड, जो हमारा ब्रांड है इंजन, उसकी जो पहली यूनिट जो लगी वो 1959 में चालू हुई, श्री हरि इंडस्ट्रीज़ हरि ऑयल मिल के नाम पर। तो दादाजी वॉज द फर्स्ट टू इनिशिएट द स्मॉल पैकिंग इन 1 लीटर बॉक्स। टिन बॉक्स आते थे 1 लीटर के। आज हम 1 लीटर की बोतल्स देखते हैं, उस टाइम टिन बॉक्स आते थे। जब जब ड्रॉपसी आए तो बंगाल में 87 में बहुत बड़ा ड्रॉपसी केस आया, 93 में आया, तो बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से इंजन वॉज द वन ऑफ द ब्रांड जिनको अलाउ किया गया। जब हमने वहाँ पर जो एक पब्लिक कनेक्ट जो हमने बहुत अच्छा लिया, तब हमें वहाँ आए, क्योंकि इंजन वॉज द ओनली ब्रांड जो वहाँ पर उस टाइम चल रहा था। साथ ही साथ दादाजी का भरतपुर में पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा रहा। 57 की जब बाढ़ आई तब दादाजी ने, हमारे जो वहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, उन सब ने उनको बहुत मदद भी करी। दादाजी की तरफ से आटा, चीनी, चावल ये सब प्रदान किए गए और वहाँ पर पब्लिक सेवा हुई। दादाजी आज जिस लाइफ को हम जी रहे हैं, उसके लिए अगर मैं किसी को श्रेय दूंगा तो वो हमारे बड़े दादाजी श्री हरिचंद अग्रवाल जी ने जो उस टाइम जो काम किए। आज सही माने तो आज हमारे संस्कार और जो हमारे अंदर जो भी आज भरतपुर को लेके जो भावनाएं हैं, उसकी नींव उन्होंने रखी थी। यश जी, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर सभी इन चीज़ों को आगे बढ़ाते गए। बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव भी किया उन्होंने लिया, जिसका फ़ायदा आज की जनरेशन को भी मिल रहा है। आपकी अगर बात करें, लेकिन ऐसा होता नहीं कि परिवार में जो चला आ रहा है हर कोई उसे ही करना पसंद करे, लेकिन क्या आपकी कोई और ख्वाहिश थी कुछ करने की, या आपको लग रहा था कि जो शुरुआत आपके ग्रैंडफादर ने की है उसी को आप आगे बढ़ाएं? क्या ये आप अपने ही पसंद से इस फील्ड में एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर आगे काम करना है, आपकी पसंद थी, या आपको लगा कि फैमिली का ये बिजनेस है तो इसे आगे बढ़ाना चाहिए? श्वेता जी, क्या हुआ, हम लोग को पढ़ाई कराने के लिए दादाजी ने, मैं 8 साल का था, 8.5 साल का था, हम बिरला पढ़ने गए नैनीताल। ऐसा नहीं कि हमने भरतपुरी पढ़ाई करी, हम पढ़ने भी नैनीताल गए। फिर 11th-12th मैंने भारतीय विद्याभवन विद्याश्रम जयपुर से किया। फिर कॉमर्स कॉलेज से मैंने कॉलेजिंग करी। फिर डिस्टेंस लर्निंग से मैंने, क्योंकि क्या था कि हमारे जो डैड हैं, मेरे जो डैड हैं और मेरे ताया जी, दे आर डेफ बाय बर्थ, वो सुनने में असमर्थ हैं पैदाइशी। तो एक जनरेशन पब्लिक से थोड़ा दूर रही, कारण है उनकी मजबूरी थी कि वो उस कनेक्ट में नहीं आते थे। तो मुझे, जब मैं जयपुर कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा था तो बीच में पढ़ाई भी छूट गई, तो फिर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू मैंने अपना वो कोर्स पूरा किया। और जब वापस हम आए तो दादाजी 2001 में कैंसर से पीड़ित हो गए, केदारनाथ जी, मेरे दादाजी। तो उनका ये था कि अब व्यापार में, क्योंकि पापा ताऊ जी के सुनने की असमर्थता थी, तो दादाजी का विजन ये था कि उन्होंने पहली बार, मतलब 2000 में, मैं श्वेता जी आपसे भी, आप भी इस बात को समझेंगे, 2000 में उस टाइम किसी की भी ये मानसिकता नहीं थी कि वुमेन शुड बी एम्पावर्ड विद द बिजनेस। एंड यू विल शॉक टू लिसन कि ताई जी और मम्मा सिंस 2001 दे आर एक्टिवली इनटू बिजनेस। और आज अगर मैं पब्लिक वेलफेयर में निकलता भी हूँ तो द पीस ऑफ माइंड ये है कि मॉम इज़ देयर एट द ऑफिस। तो दादाजी का विजन बहुत क्लियर था। दादाजी कहते थे हमसे हमेशा कि संकोचित
जो सोच है वही आदमी को बढ़ने से रोकती है। द विजन शुड बी क्लियर। पब्लिक कनेक्ट मेरा शुरू से रहा। मैंने बीच में स्कूल दादाजी के नाम पे खोला, वो थोड़ा डिस्टेंस की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आई, तब उसमें मेडिकल कॉलेज लाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखते कुछ नया नया चलता रहता है। तो मैंने लाइफ के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहा, बिकॉज मेरा मानना ये है कि यू शुड कीप योर सेल्फ बिजी। ठीक है, और यही आपकी सोच थी जो आपकी पसंद भी बना काम, और जब अपनी पसंद का काम होता है तो उसे करने में मज़ा भी आता है और वो आगे बढ़ते हैं तो खुशी भी होती है। लेकिन राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना कैसे हुआ? कैसे लगा कि समाज सेवा तो आपके दादाजी भी करते थे, उसको अपने आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि तो डीएनए में था, लेकिन पार्टी से जुड़ के उस विचारधारा के साथ काम करना, ये कैसे शुरुआत हुई? अब 2010-2011 व्हेन आई जॉइंड माय बिजनेस, वो दौर अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स बहुत सिंगल लाइन चलती थी। 2012 में जैसे बहुत से देशवासियों का मन परिवर्तित हुआ, एक यश अग्रवाल का भी मन उसमें से था जो परिवर्तित हुआ, क्योंकि विकास की बात हुई। एक विकास की भावना को लेकर एक नेतृत्व देश में चुना गया। उससे पहले जो 10 साल हमने देखे तो आप देखेंगे कि सम्मान्य प्रधानमंत्री जी माननीय मनमोहन सिंह जी और सब लोग रहे, तो उनका बहुत जो कहते हैं ना, जो एक्टिवनेस जो आज हम नरेंद्र मोदी जी की देखते हैं, वो हर मुद्दे को गंभीरता से। आज हम फॉरेन ट्रैवल करते थे, पहले घूमने जाते थे, आज बिजनेस से भी जाते हैं। तो आज जब इंडियंस वहाँ जाते थे तो उनको वो सम्मान हमें प्राप्त नहीं होता था। वो कहते अच्छा इंडियंस बी एट दिस साइड। आज वो साइड तो बोलते हैं, लेकिन मेन लाइन में वो साइड आती है। पहले साइड लाइन में वो साइड आती थी। तो ये तस्वीर बदली है देश के बाहर भी। हाँ। आज 16 लाख किलोमीटर जो रोड नेटवर्क बना, आज आप कहीं से कहीं जाना चाहते थे तो पहले होता था कि यार अच्छा आज वहाँ जाना है, सुबह रोड ख़राब है, जो आज 80 किलोमीटर है तो 80 किलोमीटर में कायदे से 1.5 घंटा लगना था, बट आप 2.5 घंटे का विंडो लेके चलते थे। आज आपको पता है कि भाई रोड अच्छी है, थोड़ी गाड़ी स्पीड से भी चलेगी तो हो सकता है 15-20 मिनट पहले अर्ली पहुँच जाए। सेकेंडली ब्रेकेज ऑफ द व्हीकल वो बहुत रिड्यूस हो गई। जो फ्यूल एफिशिएंसी है व्हीकल्स की वो बहुत इंक्रीज हो गई, तो अल्टीमेटली रिसोर्सेज भी बचे। विकास का विजन था जिसने आपको प्रेरित किया कि इस मैंने पार्टी आपको से जिस जुड़ना तरीके चाहिए। से बताया, मेरा विजन बहुत क्लियर था कि आई हैव टू डू समथिंग न्यू इन कंटेक्स्ट की हम पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, हम अपने आसपास के जो वातावरण है उसको और बेहतर बना पाएँ। तो उसके लिए विकास के बिना तो वो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है 2023 और राजनीति से आप पहले से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। भरतपुर से आप आते हैं, भरतपुर के भी अगर हम विकास की बात करें, लेकिन इस चुनाव में क्या यश अग्रवाल को हम चुनाव लड़ते हुए देखेंगे भरतपुर सीट से? देखिए श्वेता जी, बहुत क्लियर बात मैंने आपको पहले कहा कि मेरा जुड़ाव एक विचार एक संगठन से हुआ है, और वो संगठन की खूबसूरती ये है कि उसमें संगठन का नेतृत्व तय करता है कि जिम्मेवारी उठाने के लिए कौन आदमी सक्षम है। चुनाव एक दौर ऐसा है कि वो हर आदमी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, अपने राजनीतिक जो एजेंडेज हैं उनको लेके आता है कि मैं पब्लिक के बीच में क्या वेलफेयर करके आऊँगा, मैं पब्लिक के लिए क्या बेहतर कर पाऊँगा, मैं अपना क्षेत्र कैसे सुधार पाऊँगा। वो एक विजन मेरे पास भी है, एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद पीपल। इफ संगठन इस बात को महसूस करेगा कि हाँ इस आदमी में काबिलियत है, इस आदमी के पास विजन है, तो संगठन हमें चुनेगा, और नहीं तो कार्यकर्ता तो हम संगठन के आजीवन रहेंगे। तो इट इज़ नॉट कि यू कैन डू समथिंग फॉर द पीपल। आप जब मेन लाइन में हैं, अगर आप उसके भाग भी हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो अगर संगठन, आप ये कह रहे हैं कि भरोसा जताता है और संगठन को ऐसा लगता है और मौका दिया जाता है तो आप मैदान में हैं, और अगर संगठन को लगता है कि अभी नहीं, आगे यश अग्रवाल को हम जरूर मौका देंगे, तो भी पार्टी के साथ यश अग्रवाल लगातार। इसके लिए इसका मतलब ये है ना कि संगठन के लिए अभी संगठन को लगता है कि ये बच्चा भी पूरा मैच्योर नहीं हुआ, ये कार्यकर्ता पूरा मैच्योर नहीं हुआ, तो ठीक है हम और मदद करेंगे। अब संगठन के संग देखिए, संगठन के साथ टू बी वेरी फ्रैंक श्वेता जी, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास सब कुछ था। राजनीति जो आज हम जन सेवा एक व्यक्तिगत रूप से करते हैं, तो हमारे पास क्या एक लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ डूइंग द थिंग होती है। मेरा विजन बहुत क्लियर है इस बात को लेकर कि भाई
आज जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आज राजनीति आपको वो मंच देती है कि आप लोगों का और बेहतर कर पाए, एक बड़े स्तर पे आप कर पाएँ। एक जो आप टेम्परेरी फेज़ में किसी संगठन की या किसी संस्था की मदद करते हैं, उसके लिए आप एक परमानेंट व्यवस्था कर पाएँ। तो मेरा जुड़ाव संगठन से किसी महत्वाकांक्षाओं को लेके नहीं है, मेरे विचारों से मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम संगठन के खिलाफ कुछ भी सोच पाएँ। संगठन अगर हमें दायित्व देगा तब तो हमें आगे बढ़ना ही है, और नहीं देगा तो जिसको दायित्व देगा उसको आगे बढ़ा के लेके जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, ये बहुत ही आपकी अच्छी और कह सकते हैं ईमानदार सोच है, वरना आज के दौर में राजनीति का चेहरा जिस तरह से बदल रहा है वो ये कि हमें ये चाहिए, आप दे रहे हो तो ठीक है, वरना तो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। जो आज कहते हैं कि पार्टी हमारी, वह कल को उसी पार्टी के विरोध में हो जाते हैं। तो ऐसे राजनेता भी यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी ये सोच है, ईमानदार सोच है, तो ये पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छा है। श्वेता जी, इस विषय में आपको कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं उन लोगों के अंदर, पब्लिक इस बात को समझती भी है। वो लोग जो इस तरीके की सोच रखते हैं वो किसी देश कल्याण, देश हित और राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं जुड़े हुए, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अपना विकास करने के अपना विकास करने के लिए। तो ऐसे लोगों से पब्लिक को भी बचना चाहिए। बिल्कुल आज ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन में आप देखिए, उन्होंने अपना घर त्यागा, किसके लिए त्यागा? आज वो 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? सिर्फ एक ही एजेंडा है, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कल्याण। आज पहली बार आप देखिए 1/3 हिस्सेदारी महिलाओं को मुख्य धारा में देने की बात की गई। वो लोकसभा में वो कानून बिल्कुल पास। प्रतिनिधित्व करेंगी और सालों से इंतजार था इसका। बिल्कुल। तो ये जो सोच है ना, ये एक समर्पित व्यक्ति के अंदर से ही मिल सकती है, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों से नहीं मिल सकती। बिल्कुल, और यही विकास भी ऐसे ही लोग करेंगे, फिर वो राष्ट्र का हो, राज्य का हो या फिर भरतपुर का हो। यश अग्रवाल जी, आपसे ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया, रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ यश अग्रवाल जी लगातार बने हुए हैं। यश, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे और आपने जिक्र किया था कि आखिर वो विचारधारा क्या है, क्यों आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और क्यों आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए सेवा भाव से भी। लेकिन जिक्र आपने प्रधानमंत्री का किया, तारीफ भी आपने कही। राजनीति में आज के वक्त में आप आदर्श किसे मानते हैं? किसी से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे, किसी से बातचीत हुई होगी, किसी को श्रेय देना चाहेंगे कि कभी बातचीत में आया हो कि आपको आना चाहिए इस क्षेत्र में भी, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी है? देखिए, व्यक्ति तो बहुत हैं, लेकिन जिनसे मैं प्रेरित हूँ, मेरे जीवन में उनका आगमन हुआ आज से 5 साल पहले। जी। नाम मैं अभी नहीं कह पाऊँगा आपसे, कि राजनीति में आपको पता है लोग अर्थ का अनर्थ बहुत जल्दी बना देते हैं। मैं प्रेरित तो संगठन से बहुत पहले से था और कार्य भी कर रहा था, जुड़ाव भी था। इन 5.5 सालों में मैंने इस बात को समझा उनके साथ रह के कि एक समर्पित भाव से जो राष्ट्र के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसमें जन भागीदारी कितनी ज़रूरी है। तो मैंने कहा ना कि संगठन में जब आप काम करते हैं तो बहुत से व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होती है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षित संगठन में आपको दायित्व मिलकर कराया जाता है वो थ्योरेटिकल नहीं करते, वो दायित्व के आधार पे आपकी क्षमताओं को, आपके अंदर छुपे हुए शौर्य को देखते हैं। इस हिसाब से आप, और आपको पता नहीं चलता कि वक्त के साथ आप कितने परिवर्तित हो गए। बिल्कुल ठीक है आपने। लेकिन एक अहम बात ये भी कि भरतपुर से आप चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, भरतपुर से बहुत सारे लोग भी होंगे मैदान में, और जब राजनीति में होते हैं तो आपके भला सोचने वाले बहुत होते हैं और आपके बुरा सोचने वाले भी बहुत होते हैं। ऐसे में कई बार होता है आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, सवाल उठाए जाते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ
क्योंकि राजनीति में आने के बाद कई बागी तो होते हैं, दागी भी बहुत होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा तो कोई सवाल, क्योंकि ऐसा कभी हमारे परिवार के संग कोई कंट्रोवर्सी रही नहीं जी। भरतपुर में बहुत अच्छी छवि के साथ हमारा परिवार है और हर जगह हमारा समर्थन रहता है। और जो लोग आज राजनीति में भरतपुर में हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो हमारे साथ जुड़े रहे। जब जब ज़रूरत उन्हें हमारी हुई हम रहे, जब हमें ज़रूरत है वो रहे। क्योंकि आप एक प्रत्याशी के रूप में एक प्रयास कर रहे हो, एक आकांक्षी बने हुए हो, तो हो सकता है कि उनके मन में एक भाव आ जाता हो कि अब ये क्यों आ गए। ज़रूरत आज वक्त की क्यों है कि आज एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आज सबसे बड़ी दिक्कत हमारे युवाओं की संख्या है, वो है बेरोज़गारी। इस बेरोज़गारी के मुद्दे को अगर आप देखेंगे तो उसके लिए ज़रूरत है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। आज सरकार कितनी नौकरी दे पाएगी, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत अच्छा उद्योग देने, एक रोजगार देने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और मुझे ये बात महसूस होती है श्वेता जी कि भरतपुर में आज जो हमारी जनरेशन है, मैं बात कर रहा हूँ हमारी फैमिलीज़ की, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हम कह रहे हैं भरतपुर के, हमारी फैमिलीज़ के बच्चे अब भरतपुर में नहीं रहना चाहते। वो जब पढ़ लिख लेते हैं, क्योंकि आज हमारी सक्षमता है तो हम बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह पढ़ाते हैं, और जब वो दुनिया देख लेते हैं तो वो कहते हैं भरतपुर में कुछ नहीं है, हम क्यों आए भरतपुर। तो ये अहम सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर वो बच्चे लौट के नहीं आएंगे तो आने वाली पीढ़ी भरतपुर में जो हमारा जितना बड़ा भी हमने कारोबार विस्तारित किया हुआ है उसको संभालेगा कौन। भरतपुर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कितना विकास हुआ है, क्यों नहीं रहना चाहते, क्या कोई अभी भी कमी है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो युवाओं को वहाँ रुकना नहीं चाहते या उनकी पसंद का भरतपुर नहीं बन पा रहा है। देखिए भरतपुर में तो सबसे बड़ी समस्या है ताज कॉरिडोर। तो ताज कॉरिडोर में क्या आप पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ को नहीं लगा सकते, वो 50 किलोमीटर्स का एक स्काई एरिया है, और साथ ही साथ भरतपुर अब एनसीआर का पार्ट भी है। तो अब नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ वहाँ लग सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लग सकती, लेकिन एनजीटी के साथ, जो एनसीआर के साथ, सॉरी एनजीटी नहीं, एनसीआर के साथ वहाँ कुछ पाबंदियाँ भी हैं, तो उनके लिए आपको पेपर ट्रेल्स करने पड़ते हैं, तो एक वो बात है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी काम को करने के लिए आपकी सक्षमता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहाने वो लोग बनाते हैं जो सक्षम नहीं होते। जिस दिन आप इस बात के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध कर लेते हैं मुझे करना है, तो रास्ते अपने आप निकलते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमारा विजन क्लियर है कि हम जनता को 3 साल 4 साल इंतजार नहीं करेंगे कि चुनाव आएगा तो विकास होगा। वेरी फर्स्ट डे से आपको ये बात पिन आउट करनी पड़ेगी कि आपको पहले प्राथमिकता क्या है, दूसरी प्राथमिकता क्या है, तीसरी प्राथमिकता क्या है, कि इन 5 सालों का जो कार्यकाल जनता आपको देती है तो उसमें आपको करना क्या। लेकिन अगर आपको एक सवाल तो ये कि जनता आपको चुने क्यों, आप हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप पॉलिटिक्स में, आपने अपना विजन क्लियर किया कि क्या है, जनता भी आपको सुन रही है, देख रही है, यश अग्रवाल उनकी पसंद बने क्यों। और दूसरी अहम बात कि अगर आप, चलिए आपको टिकट मिलता है या आप जीत के आते हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं अगर भरतपुर का, तो आपकी 2 अहम प्रायोरिटीज़ क्या होंगी सबसे पहले। देखिए जनता मुझे चुने क्यों, उसके लिए तो मैं क्या कह पाऊँगा, बट मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ। हमारा परिवार आज भरतपुर में एक समाज सेवी के रूप से हर व्यक्ति जान रहा है, काम कर रहा है। दादाजी को भरतपुर के लोगों ने ही उपाधि दी नगर सेठ की। तो पहली बात तो हम पॉलिटिक्स में जो आ रहे हैं वो किसी आर्थिक लाभ के लिए नहीं आ रहे, हम भरतपुर के विकास के लिए आ रहे हैं। और विकास भी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर भरतपुर को उद्योग बढ़ाना है, वहाँ पर हमें अपनी जनरेशन को, अपने उद्योगों को भी बचाना है, तो आज भरतपुर का चौतरफा विकास होना बहुत ज़रूरी है। अब पहले एजेंडेज जो होंगे करने के, कि जो मैंने अभी, अब मेरी बात पिछले सवाल पर अधूरी रह गई थी, कि जब मैंने पहली बार जब दौरे किए ग्रामीण क्षेत्रों के, तो आप इस बात के लिए आपको भी बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, आज भी हमारे गांव में 85 से 90% ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी पक्की ढंग की सड़कें नहीं हैं, जहाँ चंबल का पानी नहीं है, पेयजल की समस्या है, उनके जो पोखर हैं वो मल से इतने भर गए हैं कि उनकी सफाई नहीं हुई है। ये तो बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं, ये तक पूरी नहीं हुई है। ये तक पूरी नहीं हुई है। तो आज ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे यहाँ के जो ग्रामीण वासी जी रहे हैं, मैं उसको अगर अपने शब्दों में करूँगा तो वो बहुत दयनीय हालत है। और यही कारण है कि वहाँ के जो युवा हैं वो अच्छी जगह पढ़ने के बाद पलायन कर रहे हैं।
आज वृद्ध अवस्था में जो माँ बाप वो इस बात की कल्पना करते थे कि मैं बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, वो बुढ़ापे में आके हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन पहली बार भरतपुर में कोई औद्योगिकरण तो किया नहीं गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 5 सालों में कोई भी एक नया इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करी गई। तो वो युवा क्यों, उसको रोजगार नहीं है। अब वो बाहर जाता है तो बाहर जाने पे, क्योंकि शहर में तो उसके पास, गांव में तो खेत थे, बड़ा घर था। आज शहरों में 1-2 कमरे अगर वो किराए पे लेता है तो उसका किराया इतना ज़्यादा है कि उसकी वेतन पूरी नहीं बढ़ती। तो वो कैसे अपने माँ बाप को लेके जाए। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। आज भरतपुर में अगर हम उद्योग को लेके आते हैं, नई योजनाओं को लेके आते हैं, क्योंकि इन 5 सालों में श्वेता जी भरतपुर में घोषणा हुई, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा। ग्राउंड लेवल पर एक भी, अगर मैं भरतपुर विधायक कहता हूँ, अगर 1-2 काम को छोड़ दें आप, जितनी भी उन्होंने घोषणा दी है उसमें 90% सिर्फ जो चीजें हैं वो घोषणाओं में रह। लेकिन भरतपुर संभाग की बात करें तो 3 मंत्री यहाँ से हैं। 3 नहीं मैडम, 6 मंत्री हैं पूरे अगर संभाग की बात, तो इतने मंत्री होने के बावजूद काम नहीं, विकास नहीं। यही तो एक तो सवाल तो यही तो कारण है कि आज जो जनता के अंदर आक्रोश है कांग्रेस के खिलाफ, यही कारण है कि कांग्रेस को दिख रहा था कि उनकी जमीन खिसकने वाली है। 6 महीने पहले मुफ्त की रबड़ी बटनी चालू हो गई। आज वो मोबाइल फोन बांट रहे हैं, उसमें 262 की सूची में खाली 100 मोबाइल बट रहे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं कि हम जो योजनाएं लेकर आए हैं और जिससे राहत आम जनता को दे रहे हैं, और इसलिए कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। सिर्फ उनके काम जो किए उसी आधार पर। जमीनी स्तर पर हमने भी देखा है और भरतपुर के बहुत से न्यूज चैनलों ने कवरेज भी दी है। आप चाहें तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं। जिनके पहले बिल 800 रुपये के आते थे, अब 8000 के आ रहे। तो ये सब चीज़ें क्या है, सिर्फ प्रलोभन है। जब आप काम नहीं करते तो अब आदमी को प्रलोभन के माध्यम से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 4.5 साल जितना भ्रष्टाचार राजस्थान में पराकाष्ठाओं पे पहुंचा है, आज से पहले कभी नहीं पहुंचा। हमारा महिला उत्पीड़न जितनी पराकाष्ठा पे पहुंचा है इन 5 सालों में, आज से पहले राजस्थान में कभी वो हमारी महिलाओं ने उन स्थितियों को नहीं देखा। आज राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बन गया देश में। आज भरतपुर में जो क्राइम फ्री था, हमारे बगल में यूपी लगता है, आज से 6 साल पहले वहाँ योगी जी की सरकार बनी। योगी सरकार के आने के बाद वहाँ पर जितने भी बदमाश है सब भाग गए। पुलिस भी वही थी, लाठी भी वही थी, वर्दी भी वही थी। लेकिन पहले नेतृत्व कह रहे कि परिवर्तन की जरूरत है भरतपुर में भी विकास के लिए। अच्छा, भरतपुर की जनता से क्या कहना चाहते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है कि परिवर्तन होगा, पुनः कमल खिलेगा, भाजपा फिर सत्ता में आएगी और फिर राजस्थान तरक्की की ओर चलेगा। और भरतपुर की जनता से तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि संगठन जिसको भी दायित्व दे, वो आपकी सेवा के लिए, आपका जनसेवक के रूप में जो भी है, हमें नेतृत्व को देखना है कि कौन नेतृत्व हमारे को दिशा निर्देश देने वाला है, किसके आने वाले समय में जिसके जो रूट मैप पे हमें चलने वाले हैं, वो नेतृत्व तय करता है कि राज्य कैसे चलेगा। तो मेरा आप भरतपुर की समस्त जनता से निवेदन है कि संगठन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाए, हम सब मिलके उसको विजयी बनाएं और जो भरतपुर का जो विकास है उसको, जो रुक गया है इन 5 सालों में, उसको पुनः वापस गतिवान करके भरतपुर को एक बेहतर जगह, एक सक्षम जगह और हमारे युवाओं के लिए रोजगार भरा हुआ एक स्थान बनाकर आने वाले टाइम में हम पब्लिक की सेवा कर पाएँ। बहुत शुक्रिया यश अग्रवाल जी हमसे बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि भरतपुर की तस्वीर तकदीर बदले, कमान भले ही किसी के हाथ में क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया। और चलिए शिक्षा शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।